नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आदिवासी वर्सेस ईसाई समुदाय हो गया है। कांकेर में बहुत जबरदस्त तरीके से तनाव बना हुआ है। बड़े तवेड़ा में दरअसल हुआ क्या कि एक कन्वर्टेड आदिवासी जो कि ईसाई बन चुके थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका बेटा उन्हें अपने गांव में, अपनी जमीन, अपने खेत में दफना देता है। इसको लेकर के आदिवासी समाज नाराज होता है और कहता है चूंकि ये आदिवासी नहीं है, ये ईसाई हैं, तो जो ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान बाहर बना हुआ है, आप इन्हें ले जाकर वहां दफनाइए। मामला बढ़ता है, पुलिस को इत्तला मिलती है। 3 दिन पहले यह मामला बहुत ज्यादा गर्मियों में आ जाता है, सुर्खियों में आ जाता है। तो 3 दिन में क्या होता है कि पुलिस वहां पहुंचती है पर कुछ कर नहीं पाती। यह नहीं समझ में आता है कि इनका शव यहीं दफन रहने दिया जाए या इन्हें ले जाकर के हम कब्रिस्तान में, जो गांव के बाहर है ईसाई कब्रिस्तान, वहां पर दफन करें। इस बीच में तनाव बढ़ता है और कल जो खबर हमको मिली है सूत्रों के मुताबिक, कल क्या होता है कि जो आदिवासी समाज के लोग विरोध कर रहे थे, उन पर ईसाई समुदाय के लोग और जो दूसरे कन्वर्टेड लोग थे, वो लोग इकट्ठा होकर के अचानक अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। उसकी तस्वीरें आपको हमने कल दिखाई थी, आज भी दिखाई थी, आगे भी दिखाएंगे। इसमें यह होता है कि ईसाई समुदाय के द्वारा पिटने के बाद आदिवासी समाज नाराज हो जाता है, पुलिस बंदोबस्त हो जाता है और गांव को पूरी तरह सुरक्षा घेरे में ले लिया जाता है। आज दिन में उस कब्र से उस शव को निकालकर शिफ्ट कर दिया जाता है। पुलिस को लगता है मामला शांत हो गया, लेकिन जो आदिवासी कल पिटे थे ईसाई समुदाय के द्वारा कथित तौर पर, वो लोग नाराज होकर के गांव की घेराबंदी कर लेते हैं और अचानक गांव में हमला कर देते हैं। एक चर्च को जलाया जाता है बड़े तवेड़ा में। उस सरपंच के भाई के घर में तोड़फोड़ की जाती है और फिर वहां के पास जाकर के आमाबेड़ा में दूसरे चर्च को भी क्षतिग्रस्त किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। जब यह आक्रोशित ग्रामीण तीसरे चर्च को नुकसान पहुंचाने जाते हैं तो पुलिस से इनकी भिड़ंत हो जाती है और फिर 3 बार पुलिस और आदिवासियों में झड़प होती है। कभी पुलिस भागती है, आदिवासी उनको खदेड़ देते हैं, कभी आदिवासी जंगल में भागते हैं, पुलिस उन्हें खदेड़ देती है और शाम तक 3 बार इस तरह की झड़प की बात सामने आती है। एक एडिशनल एसपी को गंभीर चोटें आ जाती हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है। आप देखिए, दौड़ा दौड़ा करके आदिवासियों को मारा जाता है। आदिवासी भी गुलेल, तीर कमान से हमला कर देते हैं। अब ये एक तस्वीर वानगी भर है। ये वो हमले में अंतागढ़ एडिशनल एसपी घायल हुए हैं, आप देख सकते हैं। आशीष बंशोड़ नाम है शायद इनका, अगर मैं सही पहचान रहा हूं तो। ये घायल हो गए, इनको इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है जिला मुख्यालय। ये तस्वीर दरअसल एक गांव की नहीं है, बस्तर के लगभग हर दूसरे गांव की है। सवाल यह कि क्या प्रशासन के पास कोई सीधा रास्ता नहीं है? पिछले कई सालों से यह मामला क्यों अटका हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी क्यों है गफलत? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि समाज में विघटन पैदा किया जा रहा है और बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए। धर्मांतरित हो चुका है, वो धर्मांतरित व्यक्ति को यहाँ दफनाना अवैध माना जाता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और 5वीं अनुसूचित संविधान के व्यवस्था के हिसाब देखा जाए तो यही मांग को लेकर के आक्रोश था, जिसे हम प्रशासन ने हमने मांग किया। प्रशासन ने निश्चित ही 2 दिन बाद उनका जो फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद उसको खन करके और ये कांकेर में लाया गया, पीएम कराया गया। उसको उनका जो जहाँ अंतिम संस्कार होता है कब्रिस्तान में, वहाँ व्यवस्था कराया गया। ये सरकार बड़े बड़े दावे पिछले 2 साल से करते आ रही है कि हम धर्मांतरण पे नया कानून बनाएंगे, हमारा ड्राफ्ट तैयार है। और अभी भी ये तो कह रहे थे कि शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण पे नया कानून ला रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? शीतकालीन सत्र तो चल रहा है वर्तमान में, इनकी ड्राफ्ट भी तैयार है, तो फिर कानून लाए क्यों नहीं? कुल मिलाकर धर्मांतरण को यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ध्रुवीकरण, वोट बैंक की ध्रुवीकरण करना चाह रही है। आइए देखते हैं सवाल क्या। जल्दी से सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शब्द अपनाने को लेकर ईसाई वर्सेस आदिवासी, 3 दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ईसाई समुदाय ने कल आदिवासियों को पीटा, आज बड़े तवेड़ा आमाबेड़ा में चर्च जला।
समाज को सुलगाने की साजिश कर रहा कौन? 2 दिनों तक प्रशासन क्यों रहा मौन? छत्तीसगढ़ में ईसाई बनाम आदिवासी चर्च जले, आदिवासी पिटे, तीर धनुष चले, कैसे हुई लापरवाही? पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, आदिवासियों को चोटें आई हैं, ईसाई समुदाय के चर्च को नुकसान हुआ है। यह हो क्या रहा है? और आइए सीधे रुक कर लेते हैं हम। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ वीएस रावटे जी, कार्यकारी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज से जुड़े हैं, उनका स्वागत करूंगा मैं। मेरे साथ डॉक्टर किरण बघेल, प्रवक्ता बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, उनका भी स्वागत करूंगा। शशि भगत जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, संविधानों के जानकार संजय चड्ढा जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर के वीएस रावटे जी के पास आ जाता हूं। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं। रावटे साहब, कार्यकारी अध्यक्ष आप हैं, मुझे बताइए कि ये पूरा मामला लगातार पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये अभी जो हुआ है, इसमें प्रशासन की कहीं कोई आपको चूक नजर आती? क्योंकि 3 दिन से मामला चल रहा था, कल आदिवासी पिटे, आज चर्च जले, कहां चूक हो गई? पीछे से लगाइए, पीछे से। चलिए डॉक्टर किरण बघेल के पास जाएं, उससे पहले मैं शशि भगत जी का रुख कर लेता हूं। शशि जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज में थोड़ी वीकनेस है। अच्छा, ठीक है। शशि जी को भाई मेरे ऑडियो क्लियर कीजिए। शशि जी, मेरा सवाल यह है कि ये छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है? आए दिन अगर कोई व्यक्ति की मौत होती है तो उसके बाद हिंसा होती है। अभी हमें याद है पिछले कुछ समय पहले जनवरी में जो बघेल का मामला था एक, वो करीब 30-40 दिनों तक मोर्चरी में शव को रखना पड़ा निकाल करके कब्र से, और ये मामला सुलझ ही नहीं रहा, हर बार और बड़ा हो जाता है। जोहार छत्तीसगढ़। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति पैदा हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई और धर्मांतरण जैसी चीजें सामने आ रही है। विकास की बात को छोड़कर, अच्छे दिन के अच्छे सपने देखने की बात को छोड़कर, ये सरासर अन्याय है और ये लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई ये व्यवस्था है। पूरी छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी का ये एक साफ संदेश है। मैं आपको बता दूं, आमा बेड़ा के जो सरपंच जी है राजमन सलाम और ये साडकू राम आंचला, ये दोनों की आपसी राजनीतिक लड़ाई थी। इसको वहां के सांसद आदरणीय भोजराज नाग जी के द्वारा प्रश्रय दिया गया और ये सारा मसला इतना गंभीर नहीं था, लेकिन उसको राजनीतिक स्वरूप दिया गया है। ये बहुत बड़ी चुनौती है देश के लिए कि एक इस तरह की चीजों को हवा देकर आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, बहुत ही दुखद है। मैं ये बात बता दूं, 4.5 लाख रुपए की लूट होना, जबकि उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि वो चर्च तो जाते ही नहीं थे और आप जैसा चाहे प्रशासन उसको उसका अंतिम संस्कार कर ले। वहां के सरपंच जी ने कहा, तो जिस तरह की चीजों बोलने के बावजूद ये बात जबरदस्त तरीके से ये वहां पर ये उत्पाद मचाना, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये पेट्रोल बम तक छिड़का गया, कई परिवार के घरों को उजाड़ दिया गया। ये स्थिति बहुत ही बुरी है और दुखद है। ये केवल और केवल ये वोट की राजनीति है। जो उनको वोट नहीं देते हैं उसको कुचल डालो, जो उनको वोट देने के लिए राजी नहीं होते उनका सिर फोड़ डालो। ये क्या है? चर्चों को तोड़ दे, क्या इनका विश्वास? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास, वहां के लोगों का विश्वास ठीक शशि जी, हमारे यहाँ के संविधान से उठ गया है क्या? ठीक है शशि जी, मैं चलिए तो ये सवाल करना चाहता हूँ। ठीक शशि जी, ठीक है। वीएस रावटे साहब, आपसे जानना चाहता हूँ हमारे सभी साथियों से। हाँ ठीक है, रावटे जी आपके पास आता हूं। रावटे जी, ये दिक्कत क्या हो रही है? एक तरफ आदिवासी समाज, दूसरी तरफ ईसाई समुदाय, आप आमने सामने क्यों है? रावटे जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्या? चलिए रावटे जी को प्लीज कनेक्ट कीजिए पीसीआर। मैं जल्दी से आ जाता हूं किरण बघेल जी के पास। डॉक्टर किरण बघेल, क्या चाह रहे हैं भाई हम लोग, ये बताइए। 1 साल से ये मैटर सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। अभी आप मुझे बता दीजिए, आदिवासी समाज से कन्वर्टेड हुआ ईसाई व्यक्ति अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसका शव कहां दफनाया जाएगा? प्रशासन को पता है क्या? नहीं पता? स्पष्ट कीजिए मुझे। बीजेपी सरकार को पता है कि कहां दफनाना है? गांव के अंदर दफना सकते हैं या कब्रिस्तान जो ईसाइयों का सिर्फ वहां दफनाएगा? एक लाइन का आंसर है, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बताइए कहां दफनाना है? देखिए अभिलाष जी, आप जो अभी मैं
कांग्रेस प्रवक्ता की भी पूरी बातें सुन रही थी और आपकी रिपोर्ट को भी देख रही थी। मुझे लगता है कि एक शव को कहाँ दफनाना है ये एक प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि एक पारिवारिक विषय है, एक सामाजिक विषय है। एक समाज, जिस समाज का व्यक्ति होता है, जिस परिवार का व्यक्ति होता है, वो डिसाइड करेगा कि उसकी शव कहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया जाना है। मुझे नहीं लगता ये कि सरकार या किसी प्रशासन का विषय है। रही बात सरकार को कोसने की बात अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे हैं, तो मैं याद दिला देना चाहूंगी जब इनकी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी और 2022 की घटना की बात बताती हूँ आपको, 23 दिसंबर की, जब भोले भाले आदिवासी जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई, उनका सिर फोड़ा गया, मारा पीटा गया, तब यहाँ के तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मिशनरियों के साथ जाके दिल्ली में फोटो खिंचवाते हैं और ट्वीट करते हैं कि इस कठिन परिस्थितियों में हम आपके साथ हैं। जबकि भोले भाले आदिवासियों पर जिन पर हमला किया उनके लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आपको याद दिला दूं पन्नालाल जी का, इनके शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में पन्नालाल जी का एक वक्तव्य आया था, अगर हमें किसी ने धर्मांतरण से रोका तो हम संविधान की प्रतियां को जला देंगे। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं, डीआईजी की बात करूं, बस्तर के डीआईजी ने स्वयं भूपेश बघेल को पत्र लिखा था कि बस्तर धर्मांतरण के आग में जल रहा है। पिछले 5 साल की घटना देखे बस्तर की, अभी भी जल अभिलाष जी, तो आपको झकझोर करने वाली घटनाएं हैं। जब 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया तो भाजपा पे प्रश्न उठाने का, कोई भी व्यक्ति को आदरणीय न्यूज एडिटर साहब ने इस बात स्पष्ट कहा कि आप दफनाना कहा चाहते हैं, तो बताइए कोई जगह का नाम बताइए जहां वहां पर अंतिम संस्कार किया जाए। ठीक है शशि भगत जी, 1 मिनट। डॉक्टर किरण बघेल, ना 1 मिनट शशि जी, 1 मिनट। डॉक्टर किरण बघेल, पहले तो आपको मैं बहुत स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूं, आपने कहा व्यक्ति की जिसकी मौत हो रही है उसके परिवार का अधिकार है। आप ये बात ऑफिशियल स्टैंड ले रही हैं बीजेपी का? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, वहां से फैसला आया, आपको नॉलेज में है कहां दफनाना है? ना आपके नॉलेज में है, ना प्रशासन के नॉलेज में, इसलिए 3-3 दिन और 40-40 दिन शव पड़े रहते हैं। आप ऑफिशियली बोल रही हैं, एक बार सोच समझ के जिम्मेदारी से बोलिए कि यह परिवार डिसाइड करेगा कि कहां दफनाना है। अगर आप ये बोलते हैं तो आप सर्व आदिवासी समाज के मंशा के और उनकी भावनाओं के खिलाफ बयान दे रही हैं। आप मुझे स्पष्ट कीजिए, क्या परिवार जहां चाहेगा वहां डिसाइड करके दफना सकता है? 1 नंबर, पहले तो ये बताइए। देखिए कोर्ट का मामला तो मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि निजी तौर पे ये लगता है ना निजी तौर पर नहीं, निजी तौर पर ही तो दोनों को गलत लग रहा है ना मैडम, यही तो गफलत है। ये मामला इतने सालों से चल रहा है और कोर्ट क्या कह रहा है इस मामले में, उस पर मैं आ जाता हूं। संजय चड्ढा जी को आज हमने, चूंकि उनकी फ्लाइट है, हमने स्पेशली रोका, एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय चड्ढा जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मुझे सर ये बताइए कोर्ट का क्या कहना है, क्योंकि ये मामला मानव अधिकार, मैं जहां चाहूं मेरे परिजनों को वहां पर मैं संस्कार कर सकता हूं, लेकिन ग्राम सभा के अधिकार हैं, वो कहते हैं कि जहां हमने कब्रिस्तान बनाया है, जिस समुदाय जिस वर्ग के लिए, वहां पर होना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स वर्सेस जो एक हमारी जो नोडल एजेंसीज हैं या जो हमारी अथॉरिटीज हैं, उनके अधिकारों के बीच में सीधा टकराव है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, क्या वो कहता है, क्या स्पष्ट होती है स्थिति? सबसे पहली बात कि ये एक बहुत दुखद बात है कि इस तरह का मुजाहरा, इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह के जो चीजें हैं वो सामने हर दिन आ रही हैं, जैसा आपने बताया, और कितने बड़े क्षेत्र में आ रही हैं, कितनी बड़ी आगजनी हो रही है, लोगों को चोट लग रही है। मैं तो ये कहूंगा कि ये प्रशासन की, आपने सवाल पूछा था किसी से, लेकिन जवाब मैं दे रहा हूं, प्रशासन की संपूर्ण रूप से एक चूक है, पहली चीज। अब मैं आपको बताता हूं कि व्यवस्था क्या है कानून की। देखिए आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमको बहुत स्पष्ट रूप से ये देता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। उसी राइट की एक कोरोलरी है और जो कहती है बहुत स्पष्ट रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है कि अगर राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी उतना ही अहम राइट है। राइट टू लिव डिग्निफाइड लाइफ, जिस तरीके से राइट टू लिव डिग्निफाइड लाइफ है, उसी तरीके से डिग्निफाइडली मरने का भी अधिकार है। और मरने के अधिकार में साथ में एक और बहुत अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कही है, मैं उनका यहाँ पे वर्णन नहीं करना चाह रहा हूं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृत्यु डिग्निफाइड वे में होनी चाहिए, उसका जो शमशान में ले जाना और जिस तरीके की जो दफनाने की प्रक्रिया है वो भी एक बहुत ही डिग्निफाइड मैनर में होनी चाहिए। ये राइट टू लाइफ में है और राइट टू लाइफ हम सब सबसे ऊपर वाला अधिकार है।
ठीक। सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी से आप पूछें तो वो है राइट टू लाइफ। अब जी। आ जाता हूं, अगर इसको दफनाने को लेके कोई डिफरेंट तरीके की बात करेगा, जो मैं चाहता हूं, अगर मेरे को दफनाना है, मेरे परिजन जो चाहते हैं उस तरीके से अगर ये नहीं है तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है। तमाम जो सर्वोपरि फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन है। ये तो एक हो गया, एक आधारभूत सिद्धांत, एक कानून की व्यवस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशन में निहित प्रोविजंस की व्याख्या। अब ठीक। जो ये जो हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है, और मैंने वो जो जजमेंट था बघेल जी का, बघेल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में 2 जजेस थे, वो मामला थी 2 जजेस में फाड़ जजमेंट था, दोनों नहीं को रहे थे कि कहाँ करना चाहिए दफन, तो उसलिए उसको तीसरी बेंच को नहीं रेफर किया गया क्योंकि समय नहीं था। 40 दिन तक, जैसा आपने फरमाया अभी, 40 दिन तक लाश को रखा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने कहा कि अब इस चीज पे एक रूपता, एक मत होकर इसको शहर के बाहर कर दिया जिससे कि सामान्य स्थिति प्रवेल हो जाए। वो प्रशासन की जिम्मेदारी थी। यहाँ पे 2 बातें बड़ी अहम, ये जो स्थिति की खराबी है ये प्रशासन का फेलियर है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, और ये प्रशासन को इसके लिए कार्य करना चाहिए था, अपनी ओर से पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, जो नहीं करी, जो उसमें कोताही है। और दूसरा, उस व्यक्ति का ये अधिकार, उस बेटे का ये अधिकार है कि वो अपने पिता को कहाँ दफनाना चाहता है। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो उसके अधिकारों में हनन कर रहा है। ठीक है सर, मैं जल्दी से बीएस रावटे साहब, कार्यकारी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज के पास आता हूं। रावटे साहब, आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? आदिवासी समाज के लोगों को कल वहां पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा कहा गया, कथित तौर पर पीटा गया, उसके विरोध में आज वो लोग इकट्ठे हो गए आदिवासी समाज के लोग, और उन्होंने हमला करके चर्च को तोड़ दिया। ये तो समाजों में खाई बन रही है। अब इसके पीछे ना आदिवासी लड़ना चाहता था, ना ईसाई समाज लड़ना चाहता था। ये जो आदिवासी मांग कर रहे थे वो हो जाता, या उसका कोई शांतिपूर्ण हल निकल जाता तो ये दिक्कत नहीं होती। देखिए, भारतीय संविधान में जी सभी धर्मों को अपने मान्यता के अनुसार जानने, मानने और रहने का पर्याप्त अधिकार दिया गया है। लेकिन बस्तर में जो स्थिति आज बनती जा रही है उसके लिए प्रशासन ही जवाबदार है, क्योंकि ये व्यवस्थाएं बना नहीं पा रही है और आपस में लोगों को लड़ाना चाहती है और लड़ा भी रहे हैं। जी, जैसा कि डिलिस्टिंग का मामला आया था तो भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो डिलिस्टिंग पब्लिक थोड़ी करेगी। डिलिस्टिंग का नियम बनाने का अधिकार सरकार को है, तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रही है और जनता को आपस में लड़ा रही। दूसरी तरफ बड़े बड़े प्रवचन करा रहे हैं हिंदू धर्म का, तो दोनों धर्मों के लोग, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं, जबकि आदिवासी रूढ़िजन्य परंपरा पर आधारित है और अपने रूढ़िजन्य परंपरा के अनुसार से रहते हैं। ये कोई धर्म विशेष में नहीं रहते, अपना रूढ़िजन्य परंपरा रहते हैं। लेकिन सरकार और दोनों धर्म के लोग अलग अलग ढंग से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसके कारण व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और आने वाला समय में यह और भी भयानक हो सकता है। ठीक है सर। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम डिलिस्टिंग करेंगे, लेकिन माननीय मोहन भागवत जी मेघालय हाउस में जाके 25 दिसंबर को केक काटते हैं और इधर हिंदू हिंदू बोलते रहते हैं। तो ये कौन सा तरीका है? बीजेपी में कैसी व्यवस्था लाना चाहता है? बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड डिलिस्टिंग का नहीं है रावटे साहब। रावटे साहब, लोगों को गुमराह करने रावटे साहब, बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है डिलिस्टिंग का। बस्तर को 1970 के दशक से मामला पड़ा हुआ है सदन में, और अपने अपने धर्म को आप लोग जहाँ ले जाना चाहते हैं बस्तर से बाहर ले जाइए। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं। शशि भगत जी, डिलिस्टिंग के मामले पर कांग्रेस का क्या कहना है? सीधा सवाल कर रहा हूं। आदिवासी समाज में और ईसाई समाज में ये जो टकराव है उसके मूल की बात कर लेते हैं। अब डीलिस्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है? मैं डीलिस्टिंग की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लोग इसकी आवाज उठाते हैं बिल्कुल सरासर गलत है कि डीलिस्टिंग
कैसे होना चाहिए। मैं एक बात बताता हूं कि आदिवासी रिचुअल्स के अनुसार आदिवासियों को आरक्षण मिलता है और वो जो रिचुअल्स को फॉलो करते हैं उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात के लिए कांग्रेस भी पैरवी करती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पूरे दर्शक साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, जो रिचुअल्स को नहीं मानता है उसके लिए डीलिस्टिंग की बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्वच्छ एजेंडा है, स्वच्छ साफ सुथरा एजेंडा है। उनका कहना है, उनके मुताबिक, कि ये कहते हैं कि जो हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, उनको आरक्षण मत दो। रिचुअल्स को आप समाप्त कर देना चाहते हैं, आदिवासियों को समाप्त कर देना चाहते हैं। ये भारतीय जनता आप अपना स्टैंड बताइए, डीलिस्टिंग चाहते हैं या नहीं, सीधे बताइए मुझे शशि जी। देखिए, डीलिस्टिंग को चाहने और नहीं चाहने का प्रश्न ये है, प्रश्न है जो रिचुअल्स का पालन करता है उनका डीलिस्टिंग कभी नहीं हो सकता। रिचुअल्स का पालन क्या होता है? जो आदिवासी परंपरा को छोड़कर ईसाई और कांग्रेस कभी रिचुअल्स कौन से पूजा पाठ की पद्धति, विकास की बात ना आदिवासियों के रिचुअल्स पूजा पाठ की पद्धति की बात कर रहे हैं, तो ईसाई धर्म में जाने के बाद छोड़ देते हैं वो, आप उसकी बात कर रहे हैं? देखिए, जो किसी भी रिचुअल्स का पालन नहीं करता है उसके विषय में डीलिस्टिंग और नॉन डीलिस्टिंग के विषय में बात की जा सकती है। अभी तक बात ही नहीं आप तय कर पाए। चलिए डॉक्टर किरण बघेल, डीलिस्टिंग पर कांग्रेस का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। चलिए मैं आपके पास आता हूं, डॉक्टर किरण बघेल, एक मिनट। शशि जी ठीक है, शशि जी ठीक है, आप लोग भी समस्या को पैदा करके रखने में आज से थोड़ी है। 1960-70 के दशक से पड़ा हुआ है, जब बीच में 20-25-30 साल तक, 40 साल तक आपकी सरकार रही, और अभी पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार है। जब विपक्ष में रहते हैं सब याद आता है, और जब उस फाइल को उठा के देखते नहीं, क्या करना, रिजेक्ट कर दीजिए, नहीं होगी डीलिस्टिंग कर देते अपने टाइम में, दबा के रखे ना इधर ना उधर, जब जरूरत है इधर का खाएंगे, जब जरूरत है उधर का खाएंगे। किरण बघेल जी, आप जवाब दीजिए, डीलिस्टिंग पर आपका स्टैंड क्या ऑफिशियल? अगर है तो मोदी जी की सरकार है, क्यों नहीं कर रही छत्तीसगढ़ सरकार? आगे पहला सवाल, एक मिनट। सहमत हूं कि कांग्रेस हमेशा से नहीं, कांग्रेस नहीं, बीजेपी का स्टैंड बताइए डीलिस्टिंग पर। पक्ष और विपक्ष रखती है। नहीं, मैं बता रही हूँ अभिलाष जी, हमारे बीजेपी का एक ही स्टैंड है, सबका साथ, सबका विकास। नहीं करेंगे ना विश्वास, डीलिस्टिंग नहीं करेंगे। रावटे जी सुन लीजिए, आप कह रहे थे बीजेपी कह रही थी कि डीलिस्टिंग करवाएंगे, मैंने कहा बीजेपी बिल्कुल नहीं कर सकती भाई, वोट बैंक का सवाल है, कैसे कह देंगे डीलिस्टिंग? हमने कभी आदिवासियों का, अभिलाष जी मेरी बात सुन लीजिए अभिलाष जी, हमने हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की भारत को विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं, अखंड भारत का। अरे भाई, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, डीलिस्टिंग की पूछ रहा हूँ आपसे। जरूरत है, हम आदिवासियों की बात कर रहे थे, अभी मैं रावटे जी की बात कर रही थी, सुन रही थी, जिस प्रकार उन्होंने आदिवासी समाज के बारे में बोला। हम तो आदिवासियों के विकास की बात करते हैं। मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं डीलिस्टिंग चाहती है छत्तीसगढ़ बीजेपी या नहीं? डॉक्टर किरण जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ रही हैं या जवाब नहीं देना चाहती हैं? आपका स्टैंड बताइए, छत्तीसगढ़ बीजेपी डीलिस्टिंग के पक्ष में है या अगेंस्ट में है? देखिए अभिलाष जी, मैंने एक ही बात कहा कि सबका साथ और सबके विकास, सबका साथ सबका विकास आप नहीं चाहते। चलिए ठीक है किरण जी, आपका भी जवाब और कांग्रेस का जवाब बहुत क्लियर हो गया, आप दोनों स्टैंड नहीं ले रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल पूछ लेता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, डिप्टी सीएम है विजय शर्मा जी, पिछले विधानसभा सत्र के पहले कह रहे थे कि इस सत्र में हम लेकर के आ रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून। कह रहे थे अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोर्ट कीजिएगा। नहीं लाए, हमने फिर पूछा, बोले नहीं अगले वाले में पक्का ला रहे हैं, प्रस्ताव तैयार है, प्रारूप तैयार है, ये भी चल रहा है, इसमें आ रहा है तो जवाब दे दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? कांग्रेस रोक रही है, ईसाई मिशनरी रोक रहे हैं, या बाहर से कोई विदेशी ताकत रोक रही है कड़ा कानून लाने के लिए आपको? और आप अकेले को नहीं, केंद्र सरकार ने कहा था सत्ता में आएंगे तो धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून लाएंगे। हम तो छोड़िए, ये सर्वादिवासी समाज तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट पूछ चुका है कब लाओगे, कब लाएंगे? किसने हाथ बांध रखे हैं आपके? वोट बैंक ने। अभिलाष जी, ये सवाल मुझसे है? बिल्कुल आपसे, बीजेपी से। हाँ अभिलाष जी, देखिए भाजपा हमारी जो सरकार है वो किसी के दबाव में नहीं आती, ना ही किसी के डर में। 370 धारा की बात करूं तो ये मैं आपसे कुछ और, धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून लाने की बात लेकिन भाजपा केंद्र सरकार ने कही और विजय शर्मा जी ने कही। राज्य में कब ला रहे हैं, केंद्र में कब ला रहे हैं? महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई है अभिलाष जी, तो भाजपा शासन काल में ही दिलाई गई है। राम मंदिर के निर्माण जिसको 5 साल तक किसी ने नहीं किया, वो मैं आपसे आपके कामों की लिस्ट नहीं पूछ रहा हूँ किरण जी, मैं पूछ रहा हूँ धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून कब लाएंगे? क्षमता है तो अभिलाष जी बिल्कुल ला रहे हैं। अभिलाष जी बहुत कब ला रहे हैं? विषय है, और गृह मंत्री जी की बात पर यकीन किया था हमने, पिछले सत्र में आने वाला था, विजय शर्मा जी के बयान आप निकाल के देख लीजिएगा, फिर इस सत्र में आने वाला था 2026 में। चलिए वो भी छोड़ देता हूँ। डबल स्टैंडर्ड बीजेपी का क्या है? ना ईसाई मिशनरीज के ऊपर डबल स्टैंडर्ड आपका बता देता हूँ। दुर्ग जिले में 25 जुलाई को महिला नन गिरफ्तारी मामले में बड़ा बवाल हुआ था, नन को गिरफ्तार कर लिया था।
पूरे साउथ से उठकर के कांग्रेस के नेता आ गए थे, भूपेश बघेल के लिए वो लोग आ गए थे। आप अभी दावा कर रही थी ना कि ये भूपेश बघेल जी जाके ईसाई मिशनरियों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो भी खड़े हुए थे। और उनके दबाव में क्या हुआ मैं बताता हूं। 25 जुलाई के मामले में आज तक चालान पेश नहीं किया जीआरपी ने, जिस पर आरोप लगाए थे आपने कि धर्मांतरण कराने के लिए ले जा रही थी। कहां गई फाइल? जमानत मिल गई, कोई इसको चैलेंज नहीं किया सरकार ने। कहां गई फाइल? धर्मांतरण के खिलाफ आपकी लड़ाई ऐसी चलेगी सिर्फ बयानों में, कोर्ट में नहीं, संसद के अंदर कानून बनाने में नहीं, विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाने में नहीं। यह सब वोट बैंक की राजनीति पूरा देश समझता है। चलिए मैं जल्दी से लास्ट में संजय चड्ढा जी के पास आ जाता हूं। संजय चड्ढा जी, बहुत संक्षेप में मुझे बताइए सर, अगर मानव अधिकारों का मामला है कि मेरे शव को, परिवार के शव को मैं अपनी जमीन पर दफना सकता हूं, तो सर फिर सिविल सोसाइटी क्या करे जो एक तय प्रक्रिया या तय व्यवस्था बना के रखती है कि मुस्लिम इस कब्रिस्तान में जाएंगे, हिंदू इस शमशान घाट में जाएंगे और क्रिश्चियन इस सेरेमिटी में जाएंगे। इनके लिए फिर ये जो टकराव हो रहा है ये कैसे स्पष्ट होगा? दूसरा, प्रशासन गुमराह इसलिए भी है, असमंजस में इसलिए भी है क्योंकि डायरेक्ट दिशा निर्देश नहीं है। पर जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो क्या वो अपने स्पेशल राइट्स को यूज करके तुरंत देख सके, फैसला कर सकता है कि भाई इनको हटाना है? जो 2 दिन बाद किया, आज किया दोपहर को, जब तक मामला बिगड़ गया, 3 दिन बाद बल्कि। देखिए, पहले दूसरे सवाल का जवाब पहले दे रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सही करने के लिए, यथास्थिति को अच्छे ढंग से निपटाने के लिए मुझे लगता है कि प्रशासन, मुझे लगता नहीं, स्पष्ट रूप से प्रशासन के पास पूरी शक्ति होती है जो राइट डिसीजन ऑन द स्पॉट है, जिससे कि लॉस ना हो सके प्रॉपर्टी को, आम जनता को, इत्यादि। पहली चीज। दूसरा, सबसे अहम बात जो आपका सवाल था कि क्या उनको राइट है अपनी प्राइवेट जगह पे करवाने का अपना लास्ट रिचुअल? बिल्कुल राइट है, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। आर्टिकल 21 बड़ा क्लियर है। अब इस पे टकराव जरूर उठता है कि समाज और एक पर्टिकुलर व्यक्तियों में हो सकता है, लेकिन वो टकराव। संजय जी, लीगल कंक्लूजन के लिए क्या छत्तीसगढ़ सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती है कि भाई आप स्पष्ट हमें निर्देशित कर दीजिए, ताकि हम अपनी जनता को बता दें, प्रशासन को बता दें कि यह व्यवस्था रहेगी, ताकि, क्योंकि अभी जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया था उसकी वजह से असमंजस बना हुआ है। एक जज ने कहा था आप कर सकते हैं, एक जज ने कहा था नहीं आपको कब्रिस्तान में बाहर जाके करना होगा। तो क्या सरकार चाहे तो सो मोटो जाकर के कोर्ट में स्पष्टीकरण स्पष्ट निर्देश मांग सकती है कि हमें क्लैरिफाई कर दीजिए साहब क्या करना है? बिल्कुल, आपने स्वतः कहा। बिल्कुल, किसी भी जगह पे जहां पे क्लियरिटी नहीं है, सरकार जुडिशरी के पास जाकर और क्लियरिटी मांग सकती है, जिससे कि, और उसको उसी हिसाब से दिशा निर्देश भी प्रेषित कर सकती है और लोगों को बता सकती है और उसको फॉलो भी करवा सकती है। डॉक्टर किरण बघेल जी, पिछले साल से बघेल के मामले, जो बघेल जी स्वर्गीय थे उनके मामले से लेके अभी तक ये पूरा मामला जो चल रहा है, ये समाज में टकराव की जब तस्वीरें निकल कर आती हैं तो छत्तीसगढ़ शर्मिंदा होता है। आदिवासी समाज हमारे बहुत शांत और बहुत ही अच्छे लोग माने जाते हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में। जब उनके हाथों में हम तीर, तलवार, धनुष, गुलेल देखते हैं और सामने हमारे पुलिसकर्मी होते हैं तो बड़ा दिल दुखता है। आप यकीन मानिए ये पूरा पैदा किया हुआ संकट है। अपने वकीलों से सरकार के कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दें और पूछ लें भाई 3 जजेस की बेंच को अगर डिसीजन देना वो दे देंगे, या पूछ लें कि हमें करना क्या है ऐसी स्थिति में जब विवाद हो तो हमें बता दीजिए। ये साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि चूंकि बीजेपी की सरकार कड़ा कानून ला नहीं पा रही है, वोट बैंक खिसकने का डर है। केंद्र सरकार कड़ा कानून सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी नहीं ला रही है, वोट बैंक खिसकने का डर है। और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आपकी आइडियोलॉजी बोलती है कि इनके खिलाफ काम करना है, तो सरकार और बीजेपी पीछे हो गई और आदिवासियों को सामने खड़ा कर दिया कि तुम ही लड़ लो बाबू, हम पीछे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, सब जवाब देंगे। यह गलत तरीका है। आप आदिवासियों और समाज के दूसरे वर्ग को ऐसे लड़ाकर किसी को भी पॉलिटिसाइज या विक्टिमाइज नहीं कर सकते। यह सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाना, और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर मैं पूछता हूं कि मेरा राइट क्या है, कहां पर मुझे इन्हें दफनाना है, तो वो सरकार एक लाइन में सीधा जवाब दे। प्रशासन को नहीं पता क्या करना है, सरकार को नहीं पता क्या करना है, तो जाइए कोर्ट से पूछ लीजिए। अगर मैदान में फैसले होते रहेंगे तो फिर सरकारों की जरूरत क्या? आप बताइए। अगर डंडे और लाठी से, कल ईसाई समुदाय ने आदिवासियों को घेर के मार लिया, आज वो भारी पड़ गए, उन्होंने चर्च में आग लगा दी। भाई अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं होगी, स्पष्ट कानून नहीं होगा, तो यही होगा ना। और कानून अगर नहीं है या स्पष्टता नहीं है, तो ये आदिवासी थोड़ी जाएंगे दिल्ली पूछने सुप्रीम कोर्ट से कि हम क्या करें, या ईसाई समुदाय थोड़ी जाएगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि आप तय कीजिए और सारे पूरे बस्तर में एक एक गांव में जाकर के यह चीज मुनादी कराइए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, अब यह व्यवस्था रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
सरकार इसलिए करने दे रही है, होने दे रही है कि शायद उसे जल्द से जल्द कड़ा कानून ना लाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी लगाइए, वहां से सॉल्यूशन लाइए। बस्तर की अस्मिता को, भोले भाले आदिवासी ईसाई समाज के सेवा भाव, इन्हें कम से कम ताक पर मत रखिए। बहुत शुक्रिया संजय चड्डा जी, शशि भगत जी, डॉक्टर किरण बघेल जी, बीएस रावटे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।